हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और उसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशंस में sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए थे हम लोग। अब मेन जो है इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसकी ओर हम लोग पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक sp3 और दूसरा sd3। तो सबसे पहले अभी हम लोग sp3 की चर्चा करने वाले हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही चलेंगे। तो इसमें से सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो गया जैसे NiCl4 पर 2- दिस इज। चूँकि बार बार बता रहे हैं कि यह जो शेप एक्सप्लेन किया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा, वह मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के आधार पे, तो उस आधार पे बताया गया है कि यह जो है इट इज ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। यह एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब यदि पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना होगा वह कैलकुलेट किया गया, हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके सेंट्रल मेटल आयन के पास। कैसे? अब यही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को टारगेट लेकर के चलना है हम लोग को। तो इसमें से जो सेंट्रल मेटल आयन है वह है निकेल 2+। निकेल का एटॉमिक नंबर 28, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आर्गन 3d8 4s2। यहाँ तो निकेल 2+ है, तो 2+ है, इसका मतलब कि आर्गन 3d8 4s0। अब हम लोग केवल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे Ni2+ का इन द ग्राउंड स्टेट। तो बचेगा 3d8 4s आगे 4p। डी के 5 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s का एक ऑर्बिटल है जो खाली है, 4p में 3 है, ये तीनों भी बिल्कुल क्या है, खाली है। अब फिर से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकेल 2+ इन NiCl4 पर 2-। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कन्फिग्रेशन? तो देखो, इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है Ni2+, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का मतलब हुआ कि इसके वैलेंस सेल में 4 ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल तो खाली दिख ही रहा है, S का 1 और P का 3। तो यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी वाला बात नहीं है। 3D जैसे है वैसे ही रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसा। लेकिन अभी जो 4s है और 4p, ये चारों खाली ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा? sp3। चूँकि s का 1 है और p के 3 है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें। और यहाँ से अब जो लिगैंड है क्लोराइड आयन, जिसमें कि क्लोरीन के पास 4 लोन पेयर है, तो यही अपना लोन पेयर देगा इस खाली ऑर्बिटल में। ऐसे ऐसे 4 हैं, तो चारों जो है इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और यहाँ जो बता रहा था कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देखो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए 3D ऑर्बिटल्स में। तो इसका अब शेप बना दो। Ni पर 2+, सेंट्रल मेटल आयन है, अगल बगल 4 Cl- होंगे टेट्राहेड्रल मैनर में, चूँकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो 2+ है और 4- है, तो ऊपर और 2- बच जाएगा। और शेप का नाम हम लोग क्या लिख देंगे, टेट्राहेड्रल लिख देंगे, ऐसा। तो मेन बात इसमें ध्यान में रखना है 2 चीज़, एक मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के आधार पे जो बताया गया है कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में, और दूसरा ध्यान रखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके अनुसार हम लोग को क्या करना है, ऑर्बिटल्स को वैकेंट करना है, ऑर्बिटल्स को खाली करना है, उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें है
CO का होल 4। ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के आधार पे जो बताया गया है इस कंपाउंड के बारे में कि इट इज ए डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यह एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और डायामैग्नेटिक की बात आते ही क्लियर हो जा रहा है कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। सेंट्रल मेटल आयन नहीं होगा, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम होगा जो क्या है निकेल 0, कोई चार्ज नहीं है इस पर, निकेल है। अब निकेल का एटॉमिक नंबर 28, कन्फिग्रेशन लिख दो तो आर्गन 3d8 4s2, चूँकि निकेल ही है कोई चार्ज नहीं है तो यही चलने वाला है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकेल इन ग्राउंड स्टेट, तो क्या है 3d8 है 4s2 है, तो 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2, आगे 4p भी होगा और 4p के तीनों ऑर्बिटल्स बिल्कुल वैकेंट हैं। ठीक, अब यहीं से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को नोटिस करना है कि यदि यही कन्फिग्रेशन निकेल का लिखा जाए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए तब क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू VBT कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल है वो अपने वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स खाली करेगा कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। अब निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट होने चाहिए। हैं क्या? नहीं है, 3 है, 4 ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो 4 कैसे खाली होगा? खाली होने का एक चांस था कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो हो जाता, लेकिन निकलने के लिए निकेल पे प्लस होना चाहिए जबकि यह न्यूट्रल है। तो याद करो एक पोस्टुलेट जो बताए थे VBT में कि यदि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वह स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। मतलब 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा 3d में। 3d का जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें या इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। और यदि ऐसा करेगा तो ये सारा हो रहा है इस लिगैंड के चलते। लिगैंड का इतना एबिलिटी है कि वह इलेक्ट्रॉन को पीछे धक्का दे देगा, पीछे पेयर अप कर देगा। तो अब चलोगे तो 3d में जो 8 इलेक्ट्रॉन थे अब 10 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4s का। 4s बिल्कुल खाली हो गया और 4p भी बिल्कुल खाली हो गया ऐसा। और अब आसानी से जो 4 लिगैंड है कार्बन मोनोऑक्साइड ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। कार्बन डोनर एटम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये चारों में, CO यहाँ भी और एक यहाँ में ऐसा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो S का 1 है और P के 3 ऑर्बिटल्स हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ ऐसा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ के अनुसार कि डायामैग्नेटिक था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब देखो कहाँ अनपेयर्ड बचा। ये ग्राउंड स्टेट में नहीं देखोगे, ग्राउंड स्टेट में देखोगे तब तो 2 अनपेयर्ड दिख जाएगा ना, लेकिन हम लोग इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकेल के पास कहाँ अनपेयर्ड बचा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए यह क्या होगा डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। और जब इसके लिए शेप बनाओगे तो निकेल 4 कार्बोनिल लिगैंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन डोनर एटम है, इसीलिए कार्बन को ही सामने रखेंगे हम लोग और ऐसा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन के लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है इससे। अब पूछने का कारण है कि निकेल का वैसे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में यह जो लिगैंड है कार्बन मोनोऑक्साइड यह स्ट्रॉन्ग है, जो करेगा क्या कि निकेल के पास जो अनपेयर्ड है 3d में उसको पेयर्ड अप कर देगा। कैसे? तो 4s इलेक्ट्रॉन को पीछे करके उसको पेयर अप कर देगा वो। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से इसको समझोगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो अब ऐसे कोई अंदाज से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा हम लोग को कि उसके पास कितना अनपेयर्ड है। अभी तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको,
तो इसका तो कोई आइडिया है नहीं बेसिकली, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद एक आइडिया आ जाएगा हम लोग के पास, और एक आइडिया आ जाएगा मतलब एक बेसिक सा कंसेप्ट आ जाएगा हम लोग के पास, और उस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग पता कर लेंगे कि कितना अनपेयर्ड है या नहीं है, या फिर शेप उसका कैसे बनेगा। ओरिजिनली जो शेप प्रिडिक्ट किया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का VBT के अनुसार, वह तभी पॉसिबल हो पाया जब ये डाटा पता हो, इसके बगैर शेप बनाना संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था? तो जैसे हम लिखे NiCO का होल 4, ऐसे ही अभी हम लिखेंगे NiCN का होल 4 पर 2-, या इसको छोड़ दो, NiCN का होल 4 2- लिखे, और एक लिखते हैं NiCl का होल 4 2-। अब ई जो है स्क्वायर प्लानर है और ई टेट्राहेड्रल है। देखो दोनों कॉम्प्लेक्स एकदम सिमिलर लग रहा है, निकेल निकेल, 2- यहाँ भी 2 यहाँ भी, बस यहाँ साइनाइड है और यहाँ क्लोराइड है। इसी में एक स्क्वायर प्लानर हो गया, दूसरा टेट्राहेड्रल हो गया। तो डायरेक्ट दे दिया जाए तो तुम कैसे जानोगे कि कौन स्क्वायर प्लानर होगा कौन टेट्राहेड्रल होगा? तो ये दोनों यहाँ डिफर करेंगे एक ही चीज़ में, एक तो शेप अंतर हुआ ही, और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या में। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या पता चलता है मैग्नेटिक मोमेंट डाटा के आधार पे, और उस डाटा पे जब जाओगे आप तब डिसाइड कर पाओगे कि आखिर यह क्यों स्क्वायर प्लानर है और ये वाला क्यों जो है टेट्राहेड्रल है। समझे? तो ओरिजिनली जो शेप एक्सप्लेन किया गया वह मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के आधार पे, डायरेक्ट नहीं। लेकिन जब इतना सारा एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे तो दिमाग में एक बेसिक सा आइडिया आ जाना है हम लोग के पास, कंसेप्ट बन जाएगा, और फिर ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताए चाहे ना बताए हम लोग समझ लेंगे कि कैसा होगा उसका शेप। लेकिन पूरा सारे एग्जाम्पल्स को कंसिडर करने के बाद, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स हमने देखा। अब sd3 हाइब्रिडाइजेशन से, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट परमैंगनेट आयन MnO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई सोच भी नहीं सकता है MnO4- का sd3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। इवन आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक चले जाओ, MSc तक, वहाँ तक भी नहीं ही पता चल पाता है कि sd3 हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ होता है, लेकिन है कैसे समझना। यह भी एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है। दिस वन इज ऑल्सो या डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन। सेंट्रल मेटल आयन की बात करें तो Mn7+, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। कन्फिग्रेशन पे जाओगे तो आर्गन 3d5 4s2। हालांकि यहाँ Mn नहीं है, Mn पर 7+ है, 7+ आते ही ये सातों इलेक्ट्रॉन निकल जाने हैं, तो बचेगा केवल आर्गन। 3d भी 0 हो गया, 4s भी 0 हो गया। तो उस हिसाब से जब आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो मैंगनीज के पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। 3d के 5 ऑर्बिटल बच रहे हैं खाली, s का 1 बच रहा है, और आगे 4p है तो 4p के 3। अब यदि यहाँ से आप देखोगे तो 3d ऑर्बिटल्स भी खाली, 4s भी खाली और 4p भी खाली। जब ऐसे सारे ऑर्बिटल्स खाली हों तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 4s ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी दैन 3d ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4s को पहले लिखेंगे और 3d को बाद में, चूँकि सारे ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 4s का 1 ऑर्बिटल और 3d है तो 3d के 5 ऑर्बिटल खाली है सबके सब। अब यदि यहाँ आओगे तो यहाँ से हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि मैंगनीज के पास 4 ऑक्सीजन है। मैंगनीज के पास क्या है? 4 ऑक्सीजन है। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की ओर जाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका अभी के अनुसार होना चाहिए 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, इसका मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल्स खाली होना चाहिए। बहुत सारा ऑर्बिटल खाली है, s का 1 खाली है, d का 5 है, p का 3 है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स खाली हैं। हम लोग इसमें से 4 ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करेंगे। अब 4 ऑर्बिटल्स में कौन कौन से 4 ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होंगे? तो ऑब्वियसली जिनका एनर्जी कम है तो 4s और 3d का 3, मतलब ऐसा यहाँ से यहाँ तक। तो s का 1 हो रहा है और ये d के 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sd3।
और अब जो है ये 4 ऑर्बिटल्स एक साथ होंगे sd3 के। अब यहाँ से सारा चीज़ चलेगा। इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड है वह ऑक्साइड आयन है O+, दिस वन, और यही ऑक्साइड आयन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा O+, फिर यहाँ भी O+, और यहाँ भी O+, ऐसा। अब इस आधार पे बना दो इसका शेप। तो Mn7+ इज द सेंट्रल मेटल आयन, चारों ऑक्साइड लिगैंड्स हैं टेट्राहेड्रल मैनर में, O+, और फिर एक यहाँ भी O+। पूरा देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 7+ है और 8- है, तो ओवरऑल 1- बच जाएगा। टेट्राहेड्रल, इसी को आप डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े होंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में इसको ऐसे पढ़े होंगे कि Mn है, 3 ऑक्सीजन बनाया होगा डबल बॉन्ड ऐसा, और 1 ऑक्सीजन होगा सिंगल से। तो आप ऐसे भी चल सकते हो, या नॉर्मल थ्योरी के अनुसार है। और वो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूटिलाइज किए हैं। आप नॉर्मल जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके अनुसार चलोगे तो इसको आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यहाँ डायरेक्ट तो आप लिख दोगे सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो अगल बगल 4 सिग्मा हो जाएंगे, तो 4 सिग्मा के लिए sp3, जो अभी तक हम लोग नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जानते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा, तो उस हिसाब से तो sp3 होगा। लेकिन ऐसे ऑर्बिटल पिक्चर आप बना करके चलो तो इस थ्योरी को आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसके शेप को कभी भी नहीं। यही होना है ना, Mn पर 7+ है तो लास्ट में यही चीज़ होने वाला है ऐसे। तो अब यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो इस S को P से थोड़े करोगे, यहाँ D है पहले, तो D को करना होगा, तो sp3 ना हो करके क्या हो जाएगा, sd3 हो जाएगा। तो रेजोनेंस या फिर और भी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग डबल बॉन्ड लेकर के चलते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो थ्योरी है VBT का, उसके अनुसार चलोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sd3 आना है। और ऐसा से दिस इज द एक्यूरेट बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ परमैंगनेट आयन MnO4-। और सेम ऐसा ही एक्सप्लेनेशन होगा जो एक और इम्पॉर्टेंट आयन है इसमें, जिसको कि हम लोग डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, उसका। तो ज़रा उसको भी हम लोग कंसिडर कर लें। Cr2O7-, डाइक्रोमेट आयन। अब इसके बारे में भी जो बताया गया है कि इट इज ऑल्सो ए डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज ऑल्सो ए डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन, यह भी एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है। सेंट्रल मेटल आयन लेकर के चलोगे तो क्रोमियम पर 6+, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 24, तो हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1। हालांकि क्रोमियम पे 6+ है तो अब तो कुछ बचेगा ही नहीं, 3d 0 हो जाएगा और 4s भी 0। तो जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर के चलें कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cr6+ इन Cr2O7-, तो देखो 2 क्रोमियम है ना, तो दोनों का अलग लेकर के चलेंगे। क्रोमियम 6+ यहाँ से एक लेकर चलो, क्रोमियम 6+ एक यहाँ से, और बच क्या रहा है 3d और 4s। तो फिर से दोनों खाली है तो 4s का एनर्जी कम होगा, तो 4s पहले लिखेंगे 3d बाद में, यहाँ भी 4s पहले लिखेंगे 3d बाद में। 4s का एक ऑर्बिटल खाली, 3d का 4, मतलब 5 ऑर्बिटल ओवर होगा, 5 खाली है। यहाँ भी 4s का एक खाली और 3d के 5 ऑर्बिटल्स खाली, ऐसा। अब टोटल जो लिगैंड्स हैं यहाँ 7 ऑक्साइड है, देख लो 2 सेंट्रल मेटल आयन था तो दोनों को ऑर्बिटल बना दिए ना, लिगैंड टोटल कितना है 7 ऑक्साइड। तो कैसे ये सातों डिस्ट्रीब्यूट होंगे समझना, एक ऑक्साइड यहाँ आ गया, उसी प्रकार से एक इसमें चला जाएगा, फिर से एक यहाँ आ गया तो एक यहाँ चला आएगा, 4 हो गए, फिर एक इसमें आ जाएगा,
तो एक यहाँ हो गया, तो 6 हो गया। अब जो एक ऑक्साइड बचा ना, चूँकि ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर है, तो अब जो एक ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा कि एक लोन पेयर देगा इस क्रोमियम को और एक लोन पेयर देगा इसके साथ, मतलब ये ब्रिजिंग लिगैंड का काम करेगा। ये दोनों यहाँ नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगैंड हुए ना, ये दोनों यहाँ क्या हुए मोनोडेंटेट, लेकिन यह जो हुआ एक, यह काम करेगा ब्रिजिंग लिगैंड का। दिस वन एक्ट्स एज ब्रिजिंग लिगैंड। अब यहाँ से भी हाइब्रिडेशन वही आएगा, देख लो, S का 1 और ये D के 3, SD3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी S का 1 और D के 3 SD3 हाइब्रिडाइजेशन, और बना दो अब इसका शेप। तो क्रोमियम कुछ ऐसा शेप हम लोग बनाते हैं, O डबल माइनस O डबल माइनस O डबल माइनस। एक ऑक्सीजन जो है जो ब्रिज का काम करेगा, इधर भी देगा इधर भी, फिर यहाँ भी एक क्रोमियम, अब ऐसे ही हो जाना है, O डबल माइनस O डबल माइनस O डबल माइनस, यहाँ भी क्रोमियम पर 6 प्लस, यहाँ भी ऐसा। अब जरा देखो, प्लस वाला 12 हुआ, माइनस वाला कितना है 14, तो ओवरऑल 2 माइनस बच जाएगा। अरेंजमेंट यहाँ भी क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, मतलब टेट्राहेड्रल हम लोग ऐसे दिखलाते हैं ना, तो इसी को यहाँ ऐसे दिखला दिया गया है, ऐसे है वही चीज़। तो ये दो बेहद इम्पॉर्टेंट थे अभी तक में इस थ्योरी से रिलेटेड, जो शेप एक्सप्लेन किया जा रहा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उसमें, और इम्पॉर्टेंट होने का वजह कि SD3 हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, और इसी SD3 हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है जब हम लोग शेप एक्सप्लेन करते हैं इस पर मैंगनेट और यह जो डाइक्रोमेट है इसका। बेहद इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखोगे आप, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा, 2 एग्जाम्पल्स sp3 के लिए, 2 एग्जाम्पल्स SD3 के लिए। ऐसे कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, ऐसे कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उसका एग्जाम्पल नोट्स में भी मेंशन है, बोर्ड पे भी हम लिख दे रहे हैं, वहाँ से आप इसके एग्जाम्पल को समझोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। इस टेट्राहेड्रल की कैटेगरी में जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स, इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले है जैसे MnCl4 पर 2 माइनस, सेंट्रल मेटल आयन Mn2 प्लस हो जाएगा, कैसे वो हम लोग देख चुके हैं। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा 5, मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर यह डाटा दिया जा रहा है। उसी प्रकार से हो सकता है MnBr4 पर 2 माइनस, यहाँ भी यही है Mn2 प्लस और यहाँ भी 5 अनपेयर। उसी प्रकार से FeCl4 पर 2 माइनस, Fe2 प्लस 4, COCl4 पर 2 माइनस, CO2 प्लस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3। लेकिन वही हम लोग CuCl4 2 माइनस की बात करें तो Cu2 प्लस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 1। वैसे ये CuCN का होल 4 पर 3 माइनस, Cu प्लस होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0। यह डाटा किस आधार पे है, मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के आधार पे, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के अनुसार चलोगे। उसी प्रकार से CuCNS का होल 2 माइनस, Cu2 प्लस, या इसका भी होल 4 ही होगा, मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो यहाँ भी अनपेयर्ड आएगा 1। उसी प्रकार से ZnCl4 पर 2 माइनस, सेंट्रल मेटल आयन होगा Zn2 प्लस,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 0। नेक्स्ट Zn OH का होल 4 2- सेंट्रल मेटल आयन इज अगेन Zn2+, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। वैसे ही जो हम लोग पढ़े हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब इसको आप डायरेक्ट AlH4- भी लिख सकते हो। इसमें हो जाएगा एल्यूमिनियम ट्रिपल+, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। फिर एक पढ़े थे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसी को आप BH4- भी लेकर के चल सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा बोरोन ट्रिपल+, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 0। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। इस सारे एग्जाम्पल के बॉन्डिंग को आप एक्सप्लेन करोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, जैसा कि बतलाया गया। अभी 4 एग्जाम्पल्स जो बतलाए गए उसमें खैर 2 प्रकार का बताया गया था, sp3 और sd3। तो ये जो सारे कॉम्प्लेक्स हैं सब में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। sd3 वाला एक एग्जाम्पल है इसमें अभी भी। sd3 हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम लोग बात करें तो उसके लिए आप बनाओगे CrO4 क्रोमेट आयन, जिसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sd3। तो सबका नहीं भी बनाओगे तो कुछ का इसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें से कि नया जो है एल्यूमिनियम और बोरोन बना, इसको भी ज़रा हम लोग एक्सप्लेन कर लें। ऐसा AlH4- है तो ये भी डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे एल्यूमिनियम का तो X, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में होगा ना, मेटल के साथ है, और हाइड्राइड है मतलब -1 इंटू 4 और यहाँ -1, तो x -4 बराबर -1, तो x बराबर -1 + 4, तो x बराबर आ जाएगा +3। तो एल्यूमिनियम ट्रिपल+ इज़ द सेंट्रल मेटल आयन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। कन्फिग्रेशन लिखोगे आप नियॉन 3s2 3p1। अब जब 3+ आ ही गया है तो बचेगा तो कुछ नहीं, 3s 0 हो जाएगा, 3p भी 0 हो जाएगा। ऐसा अब चूंकि यहाँ 4 हाइड्राइड लिगेंड्स हैं, 4 हाइड्राइड लिगेंड्स हैं, तो हाइड्राइड लिगेंड्स में ऐसा हाइड्रोजन पे एक पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का और माइनस, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ऐसे ही चारों करेंगे, ऐसा H- क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये S का है, तीनों P के लिए है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और से बन जाएगा टेट्राहाइड्रल Al। आप नॉर्मल बॉन्ड भी दिखा सकते हो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखला दो। सारे H पर एकक माइनस, एल्यूमिनियम पर 3+, ओवरऑल बचेगा 1-। इसमें से जो हम लोग पढ़ते हैं कि यह जो एल्यूमिनियम है, समझोगे ध्यान से ज़रा, ऐसे यदि नॉर्मल बॉन्ड आप दिखलाओगे, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखलाओ, तो नॉर्मल बॉन्ड यदि दिखलाओगे तो नॉर्मल बॉन्ड दिखलाने से हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के अगल बगल जो है 4 बॉन्ड है, जबकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, तो 3 है लेकिन यहाँ 4 हो जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है, तो उस हिसाब से आ जाएगा माइनस, और माइनस है ओवरऑल, उसका मतलब कि यह किस नेचर का है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। किस नेचर का हुआ, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हुआ। मतलब यह जो है LiLH4 और NaBH4 ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े इस बात को, और ये जो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें से भी किस नेचर के हैं, न्यूक्लियोफिलिक। और यदि ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं तो जाहिर सी बात है कि वही ग्रुप को ये रिड्यूस करेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक हो, जो क्या हो, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो। जैसे रिडक्शन किया जाता है वैसे कंपाउंड का जिसमें बेसिकली डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी है।
सेम एटम के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे सब्सटेंस न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन वही यदि अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। और रीजन हम लोग जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो बगल वाले पे प्लस और प्लस आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक हैं, यह जो रिड्यूसिंग एजेंट है और न्यूक्लियोफिलिक है, तो यह रिएजेंट यही दोनों को रिड्यूस करेगा। हम लोग जानते हैं कि जो LiLH4 या NaBH4 है वह कभी भी कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो आइसोलेटेड हैं, अलग हैं, उसको कभी रिड्यूस नहीं करता है। और रीजन हुआ कि यह खुद न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो नहीं होगा ऐसे। इसलिए जब भी रिड्यूस करेगा तो किसको? इलेक्ट्रोफिलिक को। तो यार न्यूक्लियोफिलिक नेचर का कैसे हुआ उसको हम लोग इस थ्योरी से समझ रहे हैं। एक तो आप ऐसे समझ लो Al पर माइनस, या ऐसे देख लो कि H माइनस यहाँ हाइड्राइड आयन है और हाइड्राइड आयन है मतलब नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव हुआ मतलब न्यूक्लियोफिलिक हुआ। आखिर रिडक्शन के लिए यही हाइड्राइड आयन जाएगा ना। ऑर्गेनिक में इसका मैकेनिज्म भी आप पढ़े होंगे कैसे रिड्यूस करता है, तो वहाँ तो यही हाइड्राइड आयन जाता है जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, तो वहीं जाएगा जो इलेक्ट्रोफिलिक हो। अब मान लो हाइड्राइड को अटैक करना है तो यहाँ थोड़ी अटैक करेगा, इस पर तो खुद माइनस है, खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन यहाँ अटैक कर सकता है क्योंकि कार्बन पे प्लस आ रहा है और अटैक करके रिडक्शन करेगा। तो खैर ये थोड़ा सा अलग बात था, लेकिन चूंकि आ गया बॉन्डिंग से रिलेटेड इसलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कई एग्जाम्पल्स हमने समझा इस थ्योरी में अभी। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बच जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।